हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम में। आज हम 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट लिया है हिंदी और चैप्टर है जूझ। ये आनंद यादव की द्वारा लिखी गई आत्मचरित्र है। आत्मचरित्र यानी लेखक अपने जीवन के बारे में आत्मचरित्र में लिखते हैं। इसमें लेखक ये लिख रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने पिताजी को, उनकी जो पाठशाला उनके पिताजी ने रोक दी थी, उन्हें किस तरह से उन्हें मनाया। और दत्ताजी राव की मदद से उन्होंने पिताजी को मना तो लिया, लेकिन पिताजी ने उन्हें किस तरह से खेतों के काम करते करते हुए अपनी पाठशाला को पूरा करने की हिदायत दी। साथ ही जब उन्होंने पाठशाला गए तो उस समय उन्होंने किस तरह से विषयों का अभ्यास किया, किस तरह से उन्होंने कविताएं लिखी और उस कविताओं में रुचि लेते हुए उन्हें किस तरह से उसमें प्रगति की, इस बारे में लेखक लिख रहे हैं। एक अच्छा शिक्षक मिलना नसीब की बात रहती है। एक अगर अच्छा मोटिवेटेड शिक्षक आपको मिल जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में यदि कभी भी कोई परेशानी आ जाए तो आप उससे बहुत ही अच्छे से निपटारा कर सकते हैं उस परेशानी को। तो ये लेखक कैसे वो लेखक के क्षेत्र में गए, इसलिए उन्होंने ये आत्मचरित्र लिखा है, जिसे हम बहुत ही छोटे वीडियोस में बहुत शॉर्ट करके बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, ताकि आप कम समय में पूरा पाठ समझ लें, आप आपके एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो इसी तरह से मैं बाकी चैप्टर्स को भी पूरा करने की सोच रही हूँ, हो सकता है जल्दी से वो अपलोड हो जाए। तो आज तो हम पढ़ रहे हैं जूझ आनंद यादव की। इसमें पाठशाला जाने के जो उनकी इच्छा है उसे पूर्ण करने के लिए उन्होंने किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल किया, ये बता रहे हैं कि आनंदा ने क्या किया कि क्योंकि वो खेतों में काम करते थे तो उनकी माँ से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि माता जी आप जाइए कि जो वहाँ के मुखिया थे उनके गांव के, उनसे बात कर ले, और हो सकता है उनके बात करने से वो उनकी बात से पिताजी मान जाए और आनंदा को पाठशाला में भेज दे। क्यों, तो आनंदा को बहुत कम समय में ये समझ चुके थे कि पढ़ाई लिखाई का महत्व कितना है उनके जीवन में। और अगर वो खेतों में ही काम करते रहेंगे तो उससे उनके जीवन में उतनी ज़्यादा प्रगति नहीं होगी जितनी ज़्यादा पढ़ने लिखने से होगी। हो सकता है कि पढ़ लिख कर वो कहीं नौकरी कर जाए या विठोबा अन्ना की तरह काम धंधा करने, वो ऐसे अंदर ही अंदर विचार करते थे। और क्या होता था, उस उन्होंने बताया कि दिवाली के समय वो ईख पेरने का जो कोल्हू चलाते थे, यानी कि जब वो जो गन्ने से वो गुड़ बनाते थे। सबसे पहले गांव में उन्हीं के घर में गुड़ बनाया जाता था। उनके जो पिताजी यानी दादा को उनका ऐसा समझ था कि गांव में सबसे पहले अगर गुड़ हम बना दें तो उनको अच्छी कमाई हो जाएगी, उनके हिसाब से उनको वो बेच सकते हैं। यानी अगर बड़ी कीमत में वो बेचना चाहते हैं तो वो ज़्यादा कीमत में बेचकर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन जो गांव के दूसरे किसान थे वो जो ऐसा समझते थे कि अगर जो गन्ना है ज़्यादा देर तक खेतों में रहेगा तो वो उसमें से जो गन्ने में से पानी की मात्रा कम हो जाएगी और गुड़ बनाने में जो गन्ने का रस रहता है उस रस में और मिठास आ जाएगी, और जो इस गन्ने का जो गुड़ बनाया जाएगा उससे बहुत ही गाढ़ा गुड़ बन जाएगा और वो 1 नंबर का 2 नंबर का गुड़ बनेगा। और तो आनंदा कहते हैं कि हो सकता है कि ये बात सही भी हो कि सबसे पहले हमारे घर में गुड़ बनता था, क्योंकि हो सकता है 1 नंबर और 2 नंबर का गुड़ अगर बाज़ार में आ जाए तो उनका जो 3 नंबर का गुड़ बनाते थे, मतलब थोड़ा 3 नंबर का गुड़ बनता था, थोड़ा हल्का दूसरों गुड़ से हल्का होगा, तो इस वजह से उन्होंने 3 नंबर कहा कि हल्के गुड़ होने की वजह से उनको उतना भाव नहीं मिलेगा। इस वजह से उनके पिताजी जो सबसे पहले गांव में कोल्हू चलाकर गुड़ बना कर बेच कर मुनाफा कमाते थे, हो सकता है वो भी सही हो। और इस कारण क्योंकि सबसे पहले बनता था गुड़ और इस कारण सबसे पहले उनका काम भी निपट जाता था, तो जल्दी से काम उनका खेतों का काम निपट गया था। अब उनके पास ज़्यादा काम नहीं था।
अब उन्होंने क्या किया, उन माताजी से उन्होंने कहा कि आप ना बात कीजिए दत्ताजी राव से, हो सकता है कि वो उनकी बात से पिताजी मान जाए। तो माँ तो पहले गुस्सा किया कि हो सकता है कि पिताजी उनको सुअर की तरह मारने लग जाए, लेकिन फिर बेटे की जो इच्छा के सामने उन्होंने कहा कि ठीक है चलते हैं, दत्ताजी राव से बात करते हैं। हो सकता है कि दत्ताजी राव की बात पिताजी ना काटे और आनंदा को पाठशाला भेज दें, यानी स्कूल भेज दें। तो दोनों शाम को दत्ताजी राव के यहाँ चले गए और शाम को उन्होंने जाते समय दत्ताजी राव से देसाई के यहाँ चले गए और माताजी ने उन बात छेड़ते हुए, क्योंकि बड़े थे, तो वो ऐसे कोने में खड़ी होके उनसे बात करने लगी कि कैसे कि ये आनंदा है, इसको पाठशाला जाने का बहुत ही इच्छा है, लेकिन उसके पिताजी उसे नहीं भेज रहे, उन्होंने उसकी पढ़ाई रोक दी है। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी बात भी कह दी कि दत्ताजी राव दिन भर तो वो रखमाबाई के पास गुजारते हैं और खेतों में वो ध्यान नहीं देते। और इस तरह से उन्होंने दत्ताजी राव के सामने दादा की बात कर दी कि वो किस तरह से बिहेव करते। तो दत्ताजी राव को बहुत गुस्सा आया कि बच्चे को घर में बिठा कर वो खुद तो खेती का काम करता नहीं है और बच्चों से करवा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या करना कि थोड़े घर जाओ और जब वो खेतों से आ जाएगा दादा, तो दादा को भेज दो मेरे पास, मैं बात करता हूँ उससे। तो फिर उन्होंने जाते जाते उसकी माता और आनंदा ने कहा कि हम यहाँ पे आए थे, ये मत बताना, नहीं तो उन दोनों की तो बहुत कुटाई हो जाएगी, उनकी पिटाई हो जाएगी अच्छे से। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मुझे मालूम है, मुझे क्या कहना, मैं कह दूँगा। और आनंदा को कहा कि जब दादाजी, जो उनके दादा हैं, वो दत्ताजी राव के घर आएंगे ना, तो कुछ 1 घंटे के अंदर तुम आ जाना पीछे से कुछ बहाना बना के, तब मैं उन्हीं के सामने कुछ पूछूंगा तो सही सही जवाब दे देना, डरना मत पिताजी से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं नहीं डरूंगा, मैं बोल दूंगा, ठीक है। तो वो घर चले गए। कुछ देर के बाद जब दादा घर पे आए तो माता ने जी ने कहा कि साग सब्जी देने के लिए मैं गई थी दत्ताजी राव के यहाँ, तो उन्होंने आपको बुलाया है, तो आप जाओ। उन तो इतने बड़े घर से अगर बुलावा आए गांव के सरपंच से, तो वैसे ही लोग बहुत काँप जाते हैं कि क्या हुआ, उन्होंने कुछ बोला क्या, क्या किस विषय में मुझे बुलाया, ऐसे करके पूछा। थोड़ा सा डर भी गए। तो माता जी ने कहा कि नहीं नहीं आप जाओ, ऐसा कुछ बताया नहीं, आपको बुलाया, आप जाओ। तो क्योंकि बड़े घर से आया बुलावा, तो वो खुद निकल पड़े जल्दी से और कहा कि तुम रोटी बना के रखो, मैं आता हूँ उनसे मिलके। और गए, और बड़े घर से कुछ बुलावा है तो थोड़ा सा मान सम्मान भी रहता है, तो इस हिसाब से वो सोच के उन दत्ताजी राव के यहाँ चले गए। कुछ आधा घंटा बीत गया तो माता जी ने कहा कि आनंदा आप तुम भी जाओ, जाके देखो दत्ताजी राव के यहाँ और बोल देना खाने पे बुलाया माता जी ने। तो दत्ताजी राव दत्ताजी राव के घर जब आनंदा गए तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, कि क्यों भी छोरे, क्या करता है अभी। तो उसने कहा कि मैं तो घर पे ही रहता हूँ, खेतों का काम करता हूँ, मेरी पढ़ाई छुड़वा दी है दादाजी ने। तो दादाजी से जब उन्होंने पूछा दत्ताजी राव ने कि तो क्यों छुड़वाई, तो उन्होंने बताया कि ये तो ऐसा ही है, लफंगागिरी करता है, खेतों के सामान बेच देता है, और उससे सिनेमा देखता है, पैसे लगाता है इधर उधर। ये इस वजह से इसके घर पे और खेतों पे ध्यान नहीं है, इसलिए इसका नाम कट के मैंने घर पे बिठा लिया इसे खेतों का काम सिखाने के लिए। तो उनको बड़ा गुस्सा आया दादा देसाई जी को, और उन्होंने कहा कि क्यों इसको लड़के को घर पे बिठाया है, कल से तू चला जा स्कूल में और अच्छे से पढ़ाई कर ले और पास हो जा। तू स्कूल में कभी फेल वेल हुआ है क्या, ऐसा पूछा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं फेल तो नहीं हुआ, और पिताजी जो कह रहे हैं ना कि मैंने पैसे घर खेतों का सामान बेच के, गट्टे जो गोबर के गट्टे बनाते हैं ना, वो बेच के जो मैंने ना वो गोबर इकट्ठा किया और वहाँ से गट्टे बनवा लिए और उसे बेच के मैं कुछ किताबें खरीदता था, कपड़े बनवा लेता था, क्योंकि पिताजी तो देते नहीं है हमें
इसलिए इस तरह से मैंने अपना जुगाड़ किया। और कभी कभार एक बार सिनेमा मेले में गया था तो वहाँ सिनेमा देख लिया था। नहीं तो मैं तो ऐसा हूँ नहीं, ऐसे करके कुछ झूठ और सच करके कुछ तभी उन्होंने बता दिया उनको। तो दत्ता जी राव ने कहा कि ठीक है, कल से चले जाना स्कूल में और अच्छे से पढ़ना, और शिकायत का मौका न आए। तो क्योंकि देसाई जी इतने बड़े थे, उन्होंने ऐसे कहा, तो दादा जो थे उन्होंने मना कर नहीं सके उनके सामने। तो उन्होंने कहा ठीक है चले जाना। फिर घर में जब आए तो खाना खाते समय दादा ने कह दिया कि स्कूल में जाने का तेरे को बहुत बड़ा शौक लग गया है ना, कि तू बहुत बड़ा बैरिस्टर बनने वाला है। तो ऐसे उस पर गुस्सा उतार रहे थे। तो आनंदा कह रहा कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही, मुझे स्कूल में भी जाना है, ऐसे करके उनकी बात को बहुत ही असहजता से उत्तर दे रहे थे। तो दादा ने कहा उनको, जो उनके पिताजी, की ठीक है तू स्कूल तो जा रहा है, लेकिन तू खेतों का काम भी करके जाना, सुबह सुबह खेतों में जाना, अपनी किताब लेके जाना साथ में, और वहीं से स्कूल चले जाना, पाठशाला चले जाना, और पाठशाला से जब वापस आएगा तो घर के जो पशु हैं उनको भी चारा चरा देना, और बचे कुचे काम है वो कर लेना। इस तरह से स्कूल करना चाहता है तो कर, नहीं तो मत कर, ऐसे करके। तो आनंदा ने कहा कि नहीं नहीं, मैं करूँगा, खेतों का काम भी करूँगा और घर अपनी पाठशाला भी करूँगा। तो साथ में फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, पर लेकिन अगर बहुत ज़्यादा काम हुआ ना तो स्कूल को छुट्टी मारनी पड़ेगी, सोच लो तुम। तो आनंदा ने कहा कि नहीं नहीं, मैं स्कूल में भी जाऊँगा, और बहुत काम होगा तो खेतों का काम करने के लिए मैं स्कूल पाठशाला उस दिन नहीं जाऊँगा। तो इस तरह से आनंदा की स्कूल यानी कि पाठशाला चालू हो गई। अब पाठशाला जब वो गए तो वहाँ पे एक चौहान का लड़का उन्हें मिला पहले दिन। वो लड़का बहुत ही मस्तीखोर था। वो आया और उसका जो गमछा था वो छीन के पूरे कक्षा में लहराते हुए घूम रहा था। और फिर थोड़ी देर के बाद उसने वो गमछा अपने सिर पे रखा, और थोड़ी देर जब उसने देखा कि मास्टर जी कक्षा में आ रहे, तो अपने वो जो गमछा था वो टेबल पे रख दिया और सिर बाल संवारते हुए अपनी जगह पे जाके बैठ गया। तो मास्टर जी आए, उन्होंने कहा कि ये गमछा किसका है। तो ऐसे आनंदा ने कहा कि ये मेरा गमछा है। तो उन्होंने लगा कि तू क्या पागल की तरह कहीं कुछ भी करता है, यहाँ पे रखने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं रखा है, चौहान के लड़के ने रखा है। तब फिर मास्टर जी ने चौहान के लड़के को डांट लगाई, और इस तरह से उनकी कक्षा चालू हो गई पाठशाला में। पहला दिन तो गया, तो वो पूरा दिन चुपचाप से बैठे रहे, क्योंकि वो चौहान का लड़का बीच की छुट्टी में धोती खींच 2 बार तो आया था कि धोती खींचे ऐसे करके। तो वो चुपचाप से वहाँ से हिले ही नहीं, कि वो चौहान का लड़का जब चला जाएगा तब वो चुपचाप से घर जाएंगे। और वो सोचने लगा कि इससे अच्छा तो वो खेती ही थी, कि कम से कम वहाँ तो कोई तंग करने वाला नहीं था। ये तो अब मुझे स्कूल अपना नहीं लगता, क्योंकि जो वो स्कूल में उसके सहपाठी थे ना, तो वो पास आउट होके अब बड़ी 6ठी-7वीं कक्षा में चले गए थे। अब ये 5वीं में तो कोई, पीछे जो छोटे छोटे बच्चे थे वो 5वीं में आए थे, उससे कम उम्र के थे। और आनंदा को लगता था कि वो कम उम्र के हैं तो कम अकल के हैं उनसे। तो वहाँ एक वसंत नाम का लड़का था, मास्टर जी ने उसे मॉनिटर बनाया था। वो बहुत ही होशियार था। तो आनंदा को इस बात पर भी परेशानी हुई कि मैं तो इससे भी बड़ा हूँ, मैं पहले 5वीं कक्षा में आया, ये बाद में 5वीं कक्षा में आया, इस हिसाब से तो मुझे मॉनिटर होना चाहिए। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं, मुझे तो यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ, इस तरह के से मेरा समय बर्बाद हो सकता है। तो फिर क्योंकि वसंत के साथ तो वो सोचने लगा, उसके साथ दोस्ती कर ली, और वो एक दूसरे को अभ्यास करते हुए, पढ़ाई करते हुए मदद करने लगे। तो वसंत के साथ रहते रहते उन्होंने गणित के जो मैथ्स के सॉल्यूशन करने लगे। उनको बहुत जल्दी समझ में आया, क्योंकि मैथ्स के जो टीचर थे ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। वो ऐसे छड़ी से नहीं मारते थे, वो क्या करते थे, गला पकड़ के पूरा से पीठ पर एक मुक्का मारते थे, बस वो लड़का वहीं पे ढेर हो जाता था। और इस डर से वो सभी लड़के वो मास्टर जी से डरते थे। अब क्योंकि मैथ्स टीचर से डरते हैं और मैथ्स टीचर कुछ बोलेंगे, इस वजह से सभी बच्चे
घर से पढ़ाई करके जाते थे पहले से ही। तो इस वजह से आनंदा भी डर डर के पढ़ने लगा और उसको वो मैथ्स में वो रुचि होके होके उसमें उसने निपुणता ली। अब क्योंकि उसके मार्क्स भी अच्छे आने लगे तो मास्टर जी वसंत के साथ साथ उसको भी कहते थे कि वसंत जिस तरह से पहले सभी की कॉपियाँ चेक करता था, वैसे ही अब आनंदा को भी उसके साथ लगा दिया कि एक तरफ से आनंदा, एक दूसरी तरफ से वसंत कक्षा के दूसरे जो विद्यार्थी हैं उनकी कॉपियाँ चेक करते थे। तो इस तरह से उनमें पढ़ाई की रुचि लगने लगी। अब उन्हें पाठशाला अपनी अपनी सी लगती थी, वसंत की दोस्त बन गया था, सभी सहपाठियों की जान पहचान हो गई थी। अब उनके कक्षा में एक मराठी सिखाने के लिए मराठी भाषा की शिक्षक आए, सोंदेल करके। वो मराठी की कविताओं को बहुत ही अच्छे से गुनगुनाते थे, गुनगुना कर सिखाते थे और उनका अभिनय करके बच्चों को समझाते थे। और इस समझाने में उनको आनंदा को बहुत ही रुचि होने लगी। जो मराठी के सर थे ना सौंदेल गेकर, वो जो कविता है उसको सुरीला अपनी सुरीली गली की जो आवाज़ है उसमें छंद में बना चढ़ा के अपने ही ताल में उस कविता को गायन करते थे। और इस वजह से सभी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को वो बहुत पसंद आता था और आनंदा को तो बहुत अच्छा ही और भी ज़्यादा पसंद आता था। इस कारण उनको रुचि लगने लगी और अनेक छंदों लय ताल में अच्छी तरह से वो कविताओं को गाते थे। उन जो मराठी के मास्टर थे उन्हें बहुत सारे दूसरे जो लेखक थे उनकी भी कविताएं उनको कंठस्थ थी, यानी उनको मुँह ज़बानी याद थी। तो वो उनकी कविताओं को भी पढ़ाते थे। ऐसा नहीं कि उनके चैप्टर में ये लेसन है इसलिए ये पढ़ा दिया और ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं करते थे वो। और भी दूसरे अलग अलग लेखकों की कविताएं, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ कहानियाँ वगैरह अगर उनको अच्छी लगी तो वो मोटिवेट करने के लिए या कुछ भी बच्चों को समझाने के लिए और उस वो बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज भी देते थे। तो और इस ये सब करते करते वो जो गायन करते थे छंद लय से, जो जिस तरह से अनुभव अपने हाव भाव से अभिनय करके बच्चों को जो समझाते थे वो आनंदा को बहुत पसंद आया। और वो आनंदा क्या करता था, शाम को जब खेतों में पानी देने के लिए जाता था तो वो अपने मास्टर की नकल करता था और उसी ताल लय में गा गा कर अभिनय कर कर के मस्ती में वो अपना आनंद लूटता था। तो ऐसे करते करते उसने कविताएं में उनकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब वो क्या करते थे कि खुद का ही अपना एक उन्होंने ताल बना ली। एक फिल्मी गीत था, उस गीत के ताल में उन्होंने कविता के शब्दों को बिठा लिया और उस ताल में वो गाना गाने लगे। तो ये जाके उन्होंने मास्टर जी को भी सुनाया तो उनको बहुत आनंद हुआ। और मास्टर जी ने क्या किया तो छठी और सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों के सामने आनंदा को गाने को कहा और इस तरह से विद्यालय के एक समारोह में भी सभी के सामने इस तरह से प्रदर्शन करने को कहा। तो इस वजह से आनंदा के और भी पंख फूट गए थे, यानी कि उनको और ज़्यादा जो उनका माइंड था और ज़्यादा ओपन हो गया था कविताएं करने के लिए। मास्टर जी ने क्या किया था, अपने उनके जो दरवाज़ा था और दरवाजे के ऊपर एक बेल थी, उस पर एक कविता लिखकर कक्षा में सुना दी। अब ये जब क्योंकि मास्टर जी के घर के ऊपर जो वो बेल थी वो आनंदा ने दोनों ही देख ली थी, दरवाज़ा और बेल। और उसके ऊपर देखा कि अरे मास्टर जी ने इतनी अच्छी कविताएं पूरे बना भी दी, उस पर गायन भी कर दिया, अभिनय भी कर दिया। तो ये जो लेखक होते हैं ना वो तो आदमी जैसे ही हैं सभी लेखक, उनका भी हाड़ मास का ही है। जैसे हम हाड़ मास के लोग हैं वैसे वो लोग हैं, हम जैसे हैं वैसे ही वो लोग हैं। तो वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे मास्टर जी ने बेल पे कविताएं लिखे तो हमारे गांव में कितनी सारी चीज़ें हैं, खेत है, खलियान है और कितने सारे दृश्य है, इस सब पे भी तो हम कविताएं कर सकते हैं। ऐसे आनंदा को और भी मोटिवेशन मिला और फिर उन्होंने क्या किया, बहुत सारी कविताएं लिखने लगी। अब क्योंकि अब कभी कभी वो क्या करते थे, अपने जेब में कॉपी के पेज और पेंसिल लेके जाते थे कि अगर उसको कविताएं
जल्दी से लिख ली, जब सोचेगी तब लिख के याद कर लेके। लेकिन कभी कभी वो पेज पेंसिल नहीं रहता था, तो क्या करते थे, तो भैंस के पीठ पर लकड़ी से लिख देते थे और पूरा उसे याद करने के बाद उसे मिटा देते थे। इसी तरह से वो पत्थर पे भी एक कंकर से पत्थर के ऊपर लिख देते थे, ये उसको उसको कंठस्थ कर लिया, उसे मिटा दिया। ऐसा करके वो याद करके दूसरे दिन अपने मास्टर जी को जाके सुनाते थे। वो मास्टर जी बहुत खुश होते थे। और कभी कभी तो ऐसा होने लगा कि आनंदा को सुबह होके पाठशाला खुलने तक का भी उन्हें सब्र नहीं होता, तो वो रात को ही खेतों से रात को ही मास्टर जी के घर चले जाते थे और वहीं उन्हें कविताएं सुना देते थे। क्योंकि फिर जो मास्टर जी थे उनके घर में आने के बाद वो आनंदा की कविताएं तो सुनते थे। उन्होंने बहुत सारी कहानी संग्रह वगैरह कविताएं संग्रह जो थी वो आनंदा से शेयर की। उनको वहाँ पे उनकी एक महफिल ही जम जाती थी कि क्योंकि आनंदा भी कविताओं में रुचि रखते थे, मास्टर जी भी कविताओं में रुचि रखते थे, तो दोनों बैठ के उन पे बहुत चर्चाएं करती थी, एक महफिल जैसे बन जाती थी। और मास्टर जी ने उन्हें फिर धीरे धीरे करके कविताओं में जो छंद है, अलंकार का इस्तेमाल, छंद का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, किस तरह से लयबद्ध किया जाए, किस तरह से शब्दों का उपयोग किया जाए, शब्दों के अर्थों का महत्व बताया। शब्द जो हम लिखते हैं यानी कि शुद्ध लेखन क्यों किया जाए, किस तरह से किया जाए, शुद्ध लेखन के नियम क्या क्या है, धीरे धीरे करके मास्टर जी ने आनंदा को बताते गए। और इस वजह से आनंदा को शुद्ध लेखन लिखने में अब वो रुचि हुई। और वो अब लेख लिखते समय शुद्ध लेखन लिखने के लिए वो बहुत ही सतर्कता बरतते थे, जिस कारण कि वो अशुद्ध न लिखे, यानी कि वो ध्यान रखते थे कि अपनी उनकी जो लिखाई है वो शुद्ध रहे। तो इस वजह ऐसे ऐसे करते करते उनकी जो रुचि थी वो उन कविताओं में हो गई। और यही चीज़ बताई है। और इस वजह से जो मास्टर है उनके साथ आनंदा की नज़दीकियाँ बढ़ गई, वो दिल से एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो गए। और इस वजह से उनकी जो मराठी भाषा थी वो उसमें सुधार हुई। और उनकी लिखते समय वो बहुत ही ध्यान से लिखते थे। अलंकार, छंद, लय आदि सूक्ष्म बातों को वो बहुत ज़्यादा ध्यान से लिखते थे। और शब्दों अब उन्हें क्योंकि कविताएं लिखना समझ में आने लगी, लिखना चालू की, इसलिए वो उन सभी शब्दों का उन्हें एक नशा सा चढ़ गया। और उनको ऐसा लगता था कि कहीं तभी जो मधुर जो बाजा बज रहा है और वो उनके मन में, और वो इस जो आनंद में वो आनंद लूट रहे हैं उस जीवन का। तो ये आत्मचरित्र है जो जूझ करके इसका टॉपिक है। ये इसका अनुवाद किया है केशव प्रथम वीर ने, ये मराठी भाषा में आनंद राव ने लिखा है। तो ये पूरा लेसन इस तरह से है। अगर इसमें से आपको ये सारांश बताने का कारण ये है कि अगर इसमें से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आए तो आप बहुत ही आसानी से उसका उत्तर लिख सकें। इसलिए मैंने बहुत ही सरल भाषा में, आम भाषा में बताने की कोशिश की है। तो ये पूरा वीडियो आपको देखने के लिए मेरा धन्यवाद है। और इस तरह के मैं और भी वीडियो लाना चाहती हूँ, वो जल्द ही वीडियो इस चैनल में अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू।